नमस्कार। आज बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर विश्व का इतिहास, जिसके थर्ड यूनिट में बर्लिन कांग्रेस 1878 में जो संधि हुई थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। बर्लिन कांग्रेस का यूरोप के इतिहास में और विश्व के इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, इस सम्मेलन की शर्तें क्या थी, इस सम्मेलन में यूरोप की किन महाशक्तियों ने भाग लिया और संधि की शर्तों का न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस जो 1878 में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और टर्की के बीच, इन शक्तियों के बीच हुई, उस सम्मेलन में जिन शर्तों को या जिन धाराओं को लागू किया गया, उन धाराओं का रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन सभी पर प्रभाव पड़ा और बर्लिन कांग्रेस की इन शर्तों का सबसे ज्यादा प्रभाव रूस पर पड़ा। या हम कह सकते हैं कि रूस के बढ़ते साम्राज्यवाद को अगर अंकुश लगाने का कार्य किसी ने किया तो वह थी बर्लिन कांग्रेस की धाराएं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि बर्लिन कांग्रेस या ये जो सम्मेलन हुआ वो किन कारणों से हुआ और क्यों आवश्यकता महसूस की गई। जैसा कि पूर्व के अध्ययन में हमने ये देखा है और जो चैप्टर हुए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरीके से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होते गए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया पूरे विश्व के, वो था साम्राज्यवादी नीति। यूरोप के ये छोटे बड़े देश, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये विश्व की महाशक्ति की या विश्व की जो महाशक्तियां थी, उन महाशक्तियों में इनकी गणना की जाने लगी। इस क्रम में हम ये देखते हैं कि यूरोप में तुर्की साम्राज्य का बिखराव या विघटन, उसका आंतरिक कलह और रूस की साम्राज्यवादी नीति बर्लिन कांग्रेस का आधार बनी। तुर्की को यूरोप का बीमार या बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसकी आंतरिक कलह और विद्रोह का यूरोपीय देशों ने लगातार फायदा उठाने का प्रयास किया। निरंतर उसकी राजनीतिक कमजोरी या जिस तरीके से आंतरिक विद्रोह या गृह युद्ध की स्थिति टर्की में उत्पन्न हो रही थी, उसका लाभ उसके आसपास के पड़ोसी देश निरंतर उठाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के साथ साथ रूस के बाल्कन क्षेत्र में भी बढ़ता हुआ रूस का प्रभाव, वह अपनी साम्राज्यवादी नीति लगातार उसका अनुसरण करते हुए अपने आसपास के देशों पर, उनकी भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास लगातार जारी रखे हुए था। सेन स्टीफनो की संधि बर्लिन कांग्रेस की जो संधि या जो सम्मेलन हुआ, उसका आधार माना जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि बीमार टर्की और रूस के बीच जो सेन स्टीफनो की संधि हुई, उस संधि से यूरोप के देश काफी विचलित हो गए। काफी उनके बीच ये एक तरह से वो ये समझने लगे कि रूस अपना प्रभाव यूरोप में लगातार बढ़ाता जा रहा है और रूस की बढ़ती हुई साम्राज्यवादी नीति से यूरोप के दूसरे देश प्रभावित भविष्य में हो सकते हैं। और इस बेचैनी के चलते उन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि रूस पे दबाव बनाया जाए कि वह इन संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करे और फिर से एक नई संधि के लिए तैयार हो जाए।
13 जून से 13 जुलाई 1878 के मध्य बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाई गई और इस सम्मेलन में जो धाराएं लागू की गई वह धाराएं बर्लिन कांग्रेस की धाराओं के नाम से प्रसिद्ध है और विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन संधियों के परिणाम स्वरूप यूरोप की राजनीति में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। 23 अप्रैल 1878 में रूस ने टर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया और रूस की सेनाएं टर्की के काफी अंदर तक प्रवेश कर गई। सेंट स्टीफनो के नाम से जो गांव था, उस गांव तक रूस की सेना पहुंच चुकी थी और वहां पर टर्की और रूस के बीच संधि हुई, जो सेंट स्टीफनो की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय रूस ने यह संधि की, उस समय तक यूरोप के देशों में खलबली मच चुकी थी और वो ये समझने लगे थे कि रूस लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार टर्की और उसके आगे भी करने का प्रयास भविष्य में करता रहेगा। इससे सबसे ज्यादा चिंतित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, या ब्रिटेन को सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि अगर रूस अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करता है, टर्की की ओर करता है, तो भविष्य में कालांतर में एशिया में उसके भारतीय साम्राज्य पर भी आंच आ सकती है। वो नहीं चाहता था कि रूस जो है वो अफगानिस्तान की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करे और वहां से होते हुए वो हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री डिज़रायली ने रूस को लगभग ये धमकी दी कि अगर वो सेंट स्टीफनो की संधि को पुनर्विचार नहीं करता है या फिर से यूरोपीय देशों के साथ चर्चा करके एक नई संधि नहीं कर लेता, तो ब्रिटेन रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देगा। ब्रिटेन की इस कार्यवाही का ऑस्ट्रिया ने भी समर्थन किया। वह भी तत्कालीन परिस्थितियों में यह चाहता था कि रूस अपने साम्राज्य का विस्तार ना करे। यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस ने तत्कालीन परिस्थितियों में टर्की के साथ जो संधि की, या ये कह सकते हैं कि उस समय जो ये संधि सेंट स्टीफनो की संधि हुई, उस संधि से या संधि की जो शर्तें थी, उन शर्तों के आधार पर कहीं ना कहीं रूस को अत्यधिक फायदा हो रहा था और उसके रूस के फायदे से यूरोपीय देशों को हानि हो रही थी और इस हानि से बचने के लिए उन्होंने एक नई संधि करने या एक नई रूस पे दबाव बनाया कि वह एक नई संधि करे, जो बर्लिन सम्मेलन या बर्लिन कांग्रेस की धाराओं के नाम से प्रसिद्ध है। बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने किया। इस समय तक यूरोपीय राजनीति में जर्मनी, या हम कह सकते हैं कि यूरोप की राजनीतिक रंगमंच पर बिस्मार्क का जन्म हो चुका था, जिसने जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया हुआ था। बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने की, जिसने ये स्वयं ने कहा कि वह इस सम्मेलन में एक ईमानदार दलाल के रूप में, एक ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में काम करेगा। यद्यपि जर्मनी ने इस संधि में या इस संधि की शर्तों में कोई भी लाभ लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपनी मित्रता करने का एक प्रयास जरूर किया। 13 जून से 13 जुलाई के मध्य 1878 में हुए इस सम्मेलन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, टर्की आदि देशों ने भाग लिया। बर्लिन कांग्रेस, जिसका यूरोप के इतिहास में काफी महत्व है और जिसने आगे चलकर विश्व के इतिहास को एक नई दिशा दी, इसकी जो धाराएं हैं, उन धाराओं का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सेंट स्टीफनो की संधि से रूस, जिससे बहुत अधिक लाभ हो रहा था, बहुत सी ऐसी शर्तों को हटा दिया गया जिससे रूस लाभान्वित हो रहा था। रोमानिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई और पूर्व संधि द्वारा रूस को जो प्रदेश रोमानिया से लेकर दिए गए थे, वे रोमानिया को वापस कर दिए गए। बोस्निया और हर्जेगोविना, जो एक बहुत ही उपजाऊ प्रदेश थे, महत्वपूर्ण प्रदेश थे, वो ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया।
ब्रिटेन को साइप्रस पर अधिकार करने का अधिकार मिला। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो को पूर्ण स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। बुल्गारिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, किंतु उसे एक छोटा सा राज्य बना दिया गया। ये कुछ ऐसे प्रदेश थे, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, बुल्गारिया, जो रूस के प्रभाव क्षेत्र में थे, और इससे रूस बहुत अधिक असंतुष्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र उसके हाथों से निकल गए। बाल्कन के दक्षिण में स्थित रुमानिया प्रदेश पुनः तुर्की के सुल्तान को दे दिया गया और यहाँ पर एक ईसाई गवर्नर की प्रशासन करने हेतु नियुक्ति की गई। फ्रांस को इस संधि की धारा के अनुसार ट्यूनिस पर अधिकार करने की छूट प्राप्त हो गई। बर्लिन कांग्रेस की जो ये धाराएं थी, इन धाराओं के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारे इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और यूरोप के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी या विचारों को प्रकट किया। इस संधि की जो धाराएं थी, लगभग सभी, हम ये कह सकते हैं कि इस सभी धाराओं का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रूस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास इस संधि के द्वारा, इस संधि के माध्यम से किया गया। पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें कि यह सम्मेलन असफल रहा। इस संधि में बहुत सारे दोष थे और इन दोषों के कारण ही 1912 में बाल्कन युद्ध हुआ और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं बर्लिन कांग्रेस की जो धाराएं थी, उन धाराओं से जिन देशों के साथ संधि किया गया था वो इससे असंतुष्ट निश्चित रूप से थे। बाल्कन क्षेत्र में जो नए राज्यों का उदय हुआ, उन बाल्कन राष्ट्रों की स्वतंत्रता स्वीकृत भी की गई, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सर्बिया स्लाव राज्य था और बोस्निया हर्जेगोविना के जो स्लाव राज्य थे वो ऑस्ट्रिया को सौंप दिए गए थे, जिससे कि सर्बिया असंतुष्ट था। इसी तरह से बुल्गारिया की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, जो एक विशाल बुल्गारिया साम्राज्य की स्थापना की कोशिश की जा रही थी, वो खंडित हो गई। एक ही जाति भाषा वाले बुल्गारिया निवासियों को पूर्वी रूमेलिया में विभाजित कर दिया गया, जिससे वे बहुत अधिक असंतुष्ट थे। रुमानिया को अपना उपजाऊ क्षेत्र रूस को देना पड़ा और बदले में दोब्रूजा का अनुपजाऊ क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिससे वह असंतुष्ट था। इसी तरह से यूनान ने थेस्ली, एप्रिस और कीट की मांग की थी, लेकिन उसे भी निराश होना पड़ा। बर्लिन कांग्रेस की धाराओं से यूरोपीय देशों की वैदेशिक नीतियां अत्यधिक प्रभावित हुई। बहुत सारे यूरोप के जो महत्वपूर्ण देश थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने बाद में आपस में संधि और समझौते, अंदर ही अंदर गुप्त संधियां करनी आरंभ कर दी। ऑस्ट्रिया का प्रभाव बाल्कन क्षेत्र में बढ़ा क्योंकि उसे बोस्निया और हर्जेगोविना पर शासन करने का अधिकार मिला। इस बर्लिन कांग्रेस की धाराओं के कारण पूरा विश्व गुटबंदी की ओर बढ़ने लगा और बहुत सारी संधियां, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी संधियां, गुप्त संधियां की जाने लगी। एक दूसरे से संधियां इस तरह से की जा रही थी कि किसी तीसरे देश को या चौथे देश को इसके बारे में जानकारी ना हो और सभी एक दूसरे से संधि अंदर ही अंदर करते जा रहे थे। बिस्मार्क ने सुरक्षात्मक संधि का दौर शुरू किया। यूरोपीय देशों के साथ उसने त्रिगुट और द्विगुट निर्माण किया। रूस के प्रभाव को रोकना इस संधि का सबसे मुख्य उद्देश्य था और रूस इस संधि से सबसे ज्यादा असंतुष्ट था। उसने अपनी नई साम्राज्यवादी नीति की महत्वाकांक्षाओं को एशिया और अफगानिस्तान की ओर मोड़ दिया, जिससे कि एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन वैसे ही रूस से या उसकी साम्राज्यवादी नीति से पहले से ही आशंकित था और ये एक और नई समस्या इस संधि की धाराओं से जन्म लेने लगी। इंग्लैंड और रूस के मध्य जो ये तनाव था वह लंबे समय तक चलता रहा। बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया का हित संवर्धन किए जाने के कारण जर्मनी और रूस दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए और त्रिसम्राटों का जो संघ था वह टूट गया।
बर्लिन कांग्रेस की धाराएं और बर्लिन कांग्रेस जिन परिस्थितियों में किया गया, देखा जाए तो यह भी एक संधि थी। जैसा कि इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सारी संधियां होती रही हैं विश्व राजनीतिक मंच पर, लेकिन बर्लिन कांग्रेस की धाराएं यूरोप के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस संधि के द्वारा रूस को रोकने का प्रयास तो निश्चित रूप से किया गया। कहीं ना कहीं रूस, जिसे सैनी स्टीफनो की संधि से लाभ हो रहा था, तो रूस ने यह महसूस किया कि बर्लिन कांग्रेस की धाराओं से उसकी शक्ति को रोकने का या उसकी नीतियों को रोकने का यूरोपीय देश प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बर्लिन कांग्रेस की धाराओं को तत्कालीन परिस्थितियों में या इंग्लैंड के प्रभाव के चलते यूरोप के इन देशों ने मान तो लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वे संतुष्ट नहीं थे। उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीयता और उनके राष्ट्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। एक तरह से ये इंग्लैंड की ही अपनी एक नीति थी, जो ये चाहता था कि उसका वर्चस्व बना रहे। यूरोपीय इतिहास में बर्लिन कांग्रेस का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। इस संधि ने रूस के विस्तार पर अंकुश लगाया और कहीं ना कहीं बाल्कन के क्षेत्र को थोड़े समय के लिए युद्ध से दूर रखा। पर जिस तरह से इस संधि में राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई, उससे यूरोपीय देशों में आपस में लगातार तनाव बढ़ता रहा और इसका भविष्य में प्रभाव आशाजनक नहीं रहा। बर्लिन सम्मेलन से इंग्लैंड लौटकर डिज़रायली ने कहा था कि मैं ससम्मान शांति लेकर आया हूं। उसका यह दावा निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बर्लिन कांग्रेस की धाराओं का उल्लंघन लगभग 1 साल के भीतर ही इन देशों ने करना आरंभ कर दिया था। शांति के स्थान पर ये देश आपस में युद्ध करने की स्थिति में पहुंच चुके थे और युद्धों की श्रृंखला स्थापित हो गई, जिसका अंत प्रथम विश्व युद्ध के साथ आरंभ हुआ। इस सारे बर्लिन की धाराओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इसमें विशेष रुचि ली थी और उस विशेष रुचि का कारण था इंग्लैंड के उपनिवेश। अगर रूस जिस तरीके से टर्की की ओर से, जिसे एक बीमार राज्य कहा गया, और बीमार राज्य या एक पेशेंट कहा गया, उसे इसलिए कहा गया कि अगर टर्की पर अधिकार होता तो टर्की से होते हुए वो एशियाई देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता था, जिससे कि इंग्लैंड के उपनिवेश उसके हाथों से जा सकते थे। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने इसमें विशेष रुचि ली और उनका ये मानना था या उनकी ये व्यक्तिगत धारणा थी कि उसने मात्र कागज के टुकड़ों पर भूमध्य सागर की ओर रूस के बढ़ते हुए कदम को रोक दिया। और यद्यपि यह सही था कि कुछ समय के लिए ही सही, रूस की बढ़ती साम्राज्यवादी नीति को बर्लिन कांग्रेस के द्वारा रोकने का प्रयास किया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। तो ये तो था आज हमारा बर्लिन कांग्रेस की धाराएं और उसका आलोचनात्मक व्याख्या। थैंक यू।